हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को कोष और उपकोष की अवधारणा के बारे में पढ़ना है। तो हमारी आज की हेडिंग है कोष एवं उपकोष की अवधारणा। कोष एवं उपकोष की अवधारणा। बात कोषों की हुई थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, लेकिन अब देखते हैं उपकोष क्या होते हैं। कोष के बाद जब हम उपकोष के बारे में बात करते हैं तो कैसे बढ़ता है, किस आधार पे बढ़ता है, आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया था कि सभी इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा के हैं। जैसे यह एक नाभिक है और इसके बाहर जो कक्षाएं हैं इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं। लेकिन इनका यह जो मॉडल है यह केवल हाइड्रोजन के लिए सही हुआ जब बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के बारे में अध्ययन किया गया। किसके बारे में? बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के बारे में अध्ययन किया गया तो देखा गया कि जो बहुपरमाणुविक परमाणु हैं इनमें अधिक इलेक्ट्रॉन हैं और अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जब एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो यह कोष उपकोषों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पे नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो हाइड्रोजन में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वह अकेला चक्कर लगा रहा है तो यह किसी को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो यह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रभावित करने के बाद यह उपकोषों में बंट जाते हैं। यानी कि चक्कर तो इसी तरीके से लगा रहे हैं, गोल ही घूम रहे हैं, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं यह उपकोषों में विभक्त हो जाते हैं, उपकोषों में बंट जाते हैं। जैसे मान लीजिए कई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं तो जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो यह कई उपकोषों में बंट जाते हैं। ठीक, तो इसको हम कोष कहेंगे और इस कोष के अंदर होता है उपकोष, यानी कि इसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं, उसको कहते हैं सब सेल। यह उपकोष जो होते हैं यह इनकी संख्या कितनी होती? किसी कोष में उपकोषों की संख्या कोषों की संख्या के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए यह पहली सेल है या पहला कोष है तो भाई इसको n से इंडिकेट करते हैं। n बराबर 1 तो पहली कक्षा, n बराबर 2 तो दूसरी कक्षा, n बराबर 3 तो तीसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में एक उपकोष होगा, दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होंगे, तीसरी कक्षा में 3 उपकोष होंगे। तो चौथी कक्षा में कितने उपकोष हो जाएंगे? 4 उपकोष हो जाएंगे। पांचवी में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और इन उपकोषों को हम लोग इंडिकेट करते हैं S, P, D और F से। यानी कि जो कोषों में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यह इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो यह उपकोष बना लेते हैं, सब सेल बना लेते हैं। सब सेल बना लिए और ये जो सब सेल होती है यह जो है कई प्रकार की होती है। जैसे S, P, D, F आदि नामों से हम इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कोष के अंदर क्या होता है? उपकोष होता है। अब इस उपकोषों को हम लोग इस तरीके से देख लें। मान लीजिए कि जो कोष है इसकी संख्या, हम उपकोषों को निकालना हम लोग देख लेते हैं। कोष और क्वांटम संख्या जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इसका मतलब एक ही होता है, मुख्य क्वांटम संख्या। दोनों का मान एक ही होता है। अगर हम लोग एक सारणी बनाएं, इस सारणी में हम लोग देखेंगे कि उपकोषों की संख्या क्या है और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग देख लेते हैं। ये उपकोषों का प्रतीक है। पहला कोष है, पहला कोष यानी इसकी मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या होगा? 1 होगा। तो इसमें उपकोषों की संख्या हमने बताया था कि जितने कोष होंगे उतने ही उपकोष होंगे।
यानी कि किसी कोष की संख्या जितनी होगी उतनी ही उपकोषों की भी संख्या होगी। तो पहला कोष मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 हो गया, उपकोषों की संख्या इसमें 1 होगी और इसको हम 1s से इंडिकेट करेंगे। यदि दूसरा कोष हो तो n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या जो n होगा इसका मान क्या होता है, 2 होता है, यानी कि दूसरे कोष में उपकोषों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, इसको करेंगे 2s और 2p से करेंगे। उसके बाद यदि तीसरा कोष है तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 होगा। हमने बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 2 3, यानी कि जितना जो कोष की संख्या होगी वही मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होता है। तो उपकोषों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि कोष कौन सा है, 3। इसको हम लोग सेल कहते हैं, इसको सब सेल कहते हैं। तो अब यहाँ पे उपकोषों का प्रतीक क्या होगा, 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। मान लीजिए कि चौथा कोष हो, चौथी कक्षा हो, तो मुख्य क्वांटम संख्या n का मान भी 4 होगा और उपकोषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहाँ पे हो जाएगा 4s 4p 4d और 4। तो ये बातें समझ में आ गई। यह हमारा कोष है, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, और इन कोषों में उपकोषों की संख्या भी समान है एकदम, देखिए। और इसको इंडिकेट हम लोग कैसे करते हैं, एक उपकोष है तो इसको 1s से, 2 है तो 2s 2p, 3 है तो 3s 3p 3d, 4 है तो 4s 4p 4d 4f। इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा, ठीक। तो ये बात आपके समझ में आ गई। इसको और हम आपको एक तरीके से दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए हमारा नाभिक है, तो यह पहला कोष हो गया। इस कोष में कौन सा उपकोष होगा, 1s होगा, जबकि जो दूसरी कक्षा है इसमें 2 उपकोष होंगे जिसको हम लोग 2s और 2p के नाम से जानेंगे। तीसरा जो कक्षा होगी यह जो है 3s, उसके बाद 3p और 3d होगी। चौथी कक्षा होगी इसमें जो है 4s 4p 4d और 4f नामक उपकोष होंगे। तो कोष और उपकोष समझ में आ गया। चलिए, जब कोष उपकोष समझ में आ गया तो आपने सुना होगा s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, या s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष, f उपकोष, यह क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, अब इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग कक्षक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। क्या है कक्षक, क्या है ऑर्बिटल, इसको हम लोग परमाणु, ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। अब परमाणु ऑर्बिटल क्या है, देखिए, परमाणु में उपस्थित वह त्रिविम क्षेत्र, परमाणु में उपस्थित वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, वही क्या कहलाता है, कक्षक कहलाता है या परमाणु ऑर्बिटल कहलाता है। सीधे सीधे परमाणु है, परमाणु में क्या उपस्थित होता है, नाभिक। इस नाभिक के बाहर वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी, यानी कि नाभिक के बाहर इन क्षेत्रों में जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे या कक्षक कहेंगे, ठीक। तो यह हमारा परमाणु ऑर्बिटल है। इसकी परिभाषा आप लोग जरूर याद रखिएगा कि परमाणु का वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं या ऑर्बिटल कहते हैं। एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में होगा। एक ऑर्बिटल तो हमने यह जान लिया कि नाभिक के बाहर वह त्रिविम क्षेत्र,
मतलब कि नाभिक के बाहर, त्रिविम नहीं समझ में आ रहा, मतलब 3 डायमेंशनल, नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है वह क्या कहलाता है? ऑर्बिटल कहलाता है। और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यह कन्फर्म है। और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, किस में होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कैसे? विपरीत स्पिन के, विपरीत स्पिन के केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और देखिए, यह तो रही ऑर्बिटल की बात कि परमाणु में वह त्रिविम स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। और परमाणु ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विपरीत स्पिन के। एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विपरीत स्पिन के। लेकिन अगर आकृति के आधार पे हम लोग देखें, आकृति के आधार पे हम लोग देखें तो यह जो परमाणु ऑर्बिटल होती है 4 प्रकार की होती है। यस ऑर्बिटल लिख देते हैं, यस ऑर्बिटल। आकृति मतलब आकार, तो इसका आकार देखते हैं कैसा है। जो यस ऑर्बिटल होती है इसका आकार गोलाकार होता है। उसके बाद पी ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होगी? इसकी आकृति डंबल के आकार की होती है। जैसे डमरू होता है, डमरू के आकार के, डंबल के आकार की होती है। उसके बाद डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल द्विडंबल के आकार की होती है। ऑर्बिटलों की आकृति हमने देखा, कितने प्रकार के ऑर्बिटल पाए जाते हैं? यस पाया जाता है, पी पाया जाता है, डी पाया जाता है और एफ अभी तक। तो यस ऑर्बिटल की आकृति क्या है? गोलाकार है। पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल के आकार की है और डी ऑर्बिटल की आकृति द्विडंबल के आकार की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे एफ ऑर्बिटल की आकृति, तो जो एफ ऑर्बिटल होता है इसकी आकृति त्रिविम संरचना की होती है, काफ़ी जटिल होती है, इसलिए इसको सरफेस पे बनाना मुश्किल है। तो हम लोग एफ ऑर्बिटल की आकृति को नहीं बनाएंगे। कौन सी? यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। यस ऑर्बिटल जो होती कैसी होती? गोलाकार होती है। पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल के आकार की होती है, जबकि डी ऑर्बिटल की आकृति द्विडंबल के आकार की। तो ऑर्बिटल आपका क्लियर हो गया, ऑर्बिटल समझ में आ गया आपके। अब हम लोग जो है आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आधुनिक परमाणु मॉडल क्या है? हम लोगों ने सेल, सब सेल यानी कोष, उपकोष और ऑर्बिटल या कक्षक के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आधुनिक परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ लेते हैं कि आधुनिक परमाणु मॉडल क्या है, इसको किसने प्रतिपादित किया था। आधुनिक परमाणु, आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, श्रोडिंगर, या फिजिक्स में पढ़े भी होंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इन्होंने ही आधुनिक परमाणु मॉडल को प्रतिपादित किया था, जिसका आधार था इलेक्ट्रॉन की तरंग। जो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति होती है उसी के आधार पे श्रोडिंगर ने आधुनिक परमाणु मॉडल दिया था। किसने दिया? नाम लिख देते हैं, भूल जाते हैं आप लोग। श्रोडिंगर, ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने आधुनिक परमाणु मॉडल दिया था। किसके आधार पे दिया था? इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति के आधार पे दिया था। अब इन्होंने बताया क्या? इन्होंने पहली पॉइंट जो बताई, यह बताया कि परमाणु के 2 भाग होते हैं। परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक तो धन आवेशित नाभिक, पहला क्या? धन आवेशित नाभिक। दूसरा उसके बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने भाग? पहला नाभिक, दूसरा वह भाग जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं।
तो पहले नियम में इन्होंने क्या बताया कि परमाणु दो भागों से मिलकर के बना हुआ है। पहला, जहाँ पे धन आवेश होता है यानी कि हमारा नाभिक, और दूसरा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दूसरे में इन्होंने बताया कि समान मुख्य क्वांटम संख्या, एक क्वांटम संख्या शब्द जो आ रहा है इससे आप परेशान ना होइए, क्वांटम संख्याओं को हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। इन्होंने बताया मुख्य क्वांटम संख्या n और दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, इसको हम स्मॉल l से इंडिकेट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से और दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से इंडिकेट करते हैं। यह जो है, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं या अच्छा हम लोग क्वांटम संख्या या n हो गई, दिगंशी क्वांटम संख्या l हो गई, यह जो है परमाणु के ऑर्बिटलों को उपकोष या उप ऊर्जा स्तर, जब इन दोनों को मिला करके देखा जाता है तो मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n और दिगंशी क्वांटम संख्या स्मॉल l या उप ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। उप ऊर्जा स्तर का मतलब, उप ऊर्जा स्तर मतलब उपकोष, मुख्य ऊर्जा स्तर मतलब कि कोष, कक्षा। जब मुख्य ऊर्जा स्तर कहा जाएगा तो इसका मतलब क्या, कोष है, कक्षा है, सेल है। जब उपकोष या उप ऊर्जा स्तर कहा जाएगा तो यह उपकोष है, सब सेल है। तो पहले नियम में तो इन्होंने बताया कि परमाणु दो भागों से मिलकर के बना है। दूसरे में इन्होंने बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या n तथा दिगंशी क्वांटम संख्या समान, दोनों समान प्रकार की मुख्य क्वांटम संख्या n और दिगंशी क्वांटम संख्या l मिल करके उप ऊर्जा स्तर या उपकोष का निर्माण करती हैं। आगे बात समझ में, उप ऊर्जा स्तर का निर्माण कैसे होता है, मुख्य क्वांटम संख्या यानी मुख्य ऊर्जा स्तर n और दिगंशी क्वांटम संख्या l दोनों मिल करके उप ऊर्जा स्तर यानी कि सब सेल उपकोष का निर्माण करते हैं। अभी हम लोगों ने उपकोष पढ़ा था तो हमने देखा था उसमें कि जब इलेक्ट्रॉन दूसरे को प्रभावित करते हैं तो मुख्य ऊर्जा स्तर में ही उप ऊर्जा स्तर का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग उपकोष कहते हैं। इसी को इन्होंने जो है क्वांटम संख्या के आधार पर बता दिया है। अगर हम तीसरी बात करें तो यह बताया गया कि परमाणु में नाभिक, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न ऑर्बिटलों में वितरित होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऑर्बिटलों में वितरित होते हैं, बटे हुए होते हैं, और एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे यह हमारा नाभिक है और यह जो है कक्षा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यह क्या विभिन्न ऑर्बिटलों में वितरित रहते हैं। ऑर्बिटल वही s p d f, ऑर्बिटल परमाणु का वह स्थान जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक हो। तो यहाँ पे जो है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वह बराबर नहीं घूम रहे हैं, वह कई ऑर्बिटलों में बंट करके घूम रहे हैं, और एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आगे बात करते हैं। ये जो उपकोष की बात करी थी इन्होंने बताया कि उपकोष जो है कई भागों में विभाजित होते हैं। इनको जो है हम S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और F उपकोष के नाम से जानते हैं। अभी आपने पढ़ा कि S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल। यह तो ऑर्बिटल था, कक्षक था। देखिए समझने वाली बात है, ऑर्बिटल जिसको हिंदी में क्या कहते थे, कक्षक कहते थे। अभी हमने पढ़ा है S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल। अब हम आपको बता रहे हैं S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष और F उपकोष। तो दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंट है। अगले नियम में इन्होंने बताया कि देखिए यहीं पे समझ लीजिए, S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष, F उपकोष हमने बता दिया, इनकी आकृति बता दी। तो ये ऑर्बिटल क्या है,
उपकोष क्या हैं? क्या ऑर्बिटल और उपकोष में कोई अंतर है? अंतर। जैसे यस उपकोष हमने बताया था गोलाकार होते हैं, यस उपकोष गोलाकार होते हैं, और एक उपकोष में विपरीत स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जो यस ऑर्बिटल होता है यह एक यस उपकोष होता है या एक यस ऑर्बिटल से मिलकर के बना होता है। एक यस ऑर्बिटल एक यस उपकोष का निर्माण करती है, एक यस उपकोष का निर्माण करती है। ठीक। अब पी ऑर्बिटल आप पढ़िए और ज़्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। पी ऑर्बिटल जब 3 पी ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो एक पी उपकोष का निर्माण होता है। अगर हमने कहा कि यह पी उपकोष है, क्या है? पी उपकोष है, तो पी उपकोष जो होता है 3 ऑर्बिटलों से मिलकर के बना होता है। और ऑर्बिटल किस प्रकार के रहेंगे? पी ऑर्बिटल। तो 3 पी ऑर्बिटल, हमको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हो विपरीत स्पिन के। तो यहाँ पे मान लो कि विपरीत स्पिन का 2 इलेक्ट्रॉन रह लिया एक ऑर्बिटल। अब यहाँ पे दूसरी ऑर्बिटल बना देते हैं, इसमें भी विपरीत स्पिन के कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और फिर हमने तीसरी ऑर्बिटल बनाया जिसमें विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जब इन तीनों को मिला दिया गया, इन तीनों को मिला करके क्या कहा जाता है? पी उपकोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पी उपकोष कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम डी उपकोष की बात करें, डी उपकोष में 5 डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, 1 2 3 4 5। यानी कि इसमें विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? देखिए यस ऑर्बिटल में केवल जो यस उपकोष हो रहा था इसमें केवल एक यस ऑर्बिटल थी, जबकि पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल मिले हैं। पी उपकोष में कितने ऑर्बिटल मिले हैं? 1 2 और 3। डी उपकोष है तो इसमें जो है 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल मिले हैं। उसी तरीके से जब हम एफ ऑर्बिटल की बात करेंगे, एफ उपकोष, तो इसमें 7 ऑर्बिटल मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन? प्रत्येक में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, उससे अधिक तो रह नहीं सकते। जब उससे अधिक नहीं रह सकते हैं तो हम ये भी जान लेंगे कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन किस में रह सकते हैं। देखिए यह हमारा क्या है? यस उपकोष है। यह क्या है? यस उपकोष है। तो यस उपकोष में हमने देखा कि एक ऑर्बिटल है, तो यस उपकोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जबकि पी उपकोष देखिए 3 पी ऑर्बिटलों से मिलकर के बना है, 1 2 3, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जबकि डी उपकोष में, जो डी उपकोष है यह 5 डी ऑर्बिटलों के मिलने से बना है, 1 2 3 4 5। 5 डी ऑर्बिटल आपस में मिले तो डी उपकोष का निर्माण हुआ। तो डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 5 ऑर्बिटल मिले हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और उसके बाद एफ ऑर्बिटल की बात करें, एफ ऑर्बिटल जो है 7 एफ उपकोष 7 एफ ऑर्बिटलों से मिलकर के बना है। जो एफ उपकोष है यह 7 एफ ऑर्बिटलों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसमें 7 दूना 14, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 7 हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे।
तो एक बात हम लोग जान गए कि s ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में अधिकतम 6 रह सकते हैं, d में अधिकतम 10 रह सकते हैं और f में अधिकतम 14 रह सकते हैं। अब एक बात और है, देखते हैं किसी कोष में, अगला नियम इनका था, किसी कोष में कुल n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं। इसी को समझ लीजिए, पूरा आपका जो है ये टॉपिक समझ में आ गई। देखिए इसमें कहा गया कि किसी कोष में n स्क्वायर ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोष को किससे इंडिकेट किया जा रहा है, n से। कोष यानी n, और n का मान 1 2 3 4 कोषों की संख्या हो। तो देखते हैं यदि कोष पहला है, यदि पहला कोष है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 ऑर्बिटल आएगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा एक कोष में उपकोषों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, और इंडिकेट केवल 1s किया था। तो देखिए पहली। दूसरा हमने यदि n का मान 2 हो यानी दूसरा कोष हो, बना देते हैं। यह हमारा नाभिक हो गया। पहले कोष में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल और एक ही उपकोष, जबकि दूसरे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूना 4, 4 हो गया ना, क्या 4 ऑर्बिटल होगा, 4 ऑर्बिटल होगा। जबकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि यदि जो है दूसरा कोष है तो इसमें उपकोषों की संख्या कितनी होगी, दूसरे उपकोष में, दूसरे कोष में 2 उपकोष होंगे। अगर कोष दूसरा है तो उपकोष भी इसमें कितने होंगे, 2 होंगे। यानी कि इसमें 2s और 2p, अभी ऐसे ही बनाए थे ना, 2s और 2p, तो एक s और एक p। देखिए s में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, जबकि p उपकोष कितने ऑर्बिटलों से मिलकर के बना है, 3 ऑर्बिटलों से मिलकर के बना है ना। तो 1 2 3 और 4 हो गए ना, 4 ऑर्बिटल। यदि तीसरी कक्षा है तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 ऑर्बिटल इसमें होने चाहिए। और अभी हमने पढ़ा कि यदि कोष तीसरा है तो इसमें उपकोषों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि जितने कोष होते हैं उपकोषों की संख्या उतनी होती है। और ऐसे हमने फिगर बनाया था, तो बनाया था इसमें 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। तो इन तीनों के ऑर्बिटलों को हम जोड़ दें। यदि तीनों के ऑर्बिटलों को जोड़ दें तो s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, जबकि d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। क्योंकि भाई d तो 5 ऑर्बिटलों, d उपकोष जो 5 ऑर्बिटलों से मिलकर के बनता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यह s है, यह हमारा p है। तो आ गई बात समझ में कि किसी कोष में कुल n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं। ये भूलने वाली चीज़ है, इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो को जो है देखिए, और आप लोग यदि इससे नोट्स नहीं बना रहे हो तो बताइए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, नोट्स भेज देंगे। लेकिन कब, जब आपके कमेंट आएंगे तब प्रयास करेंगे कि आपके यहाँ नोट्स पहुँच जाए। बाकी वीडियो देखिए, रिएक्शन दीजिए। अगर समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो चीज़ों को बताइए और बेहतर बताने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।